अधिकार में हम लोग स्टार्ट करते हैं समानता या फिर समता के अधिकार से। किससे? समता या समानता का, हल्ला ना करो। समता या समानता का अधिकार क्या होता है? व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति कभी ऐसी भावना ना आए को हमसे ऊंचा है वो हमसे नीचा आए, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि व्यक्ति अपने आप को बाकी लोगों से हीन समझे। इन चीज़ों के प्रति सरकार ने अपने संविधान में, सरकार ने क्या, देश के संविधान में ये बात लिखी गई है कि हम सब के सब कैसे होंगे, समान होंगे। तो व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति समान दिखाने वाली जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समानता का अधिकार। इसमें जो पहला अधिकार है वह अधिकार है विधि के समक्ष समान होने का अधिकार। विधि शब्दों को परिभाषित किसमें किया था? अनुच्छेद 13 में। और उस विधि के सामने सभी लोग बराबर हैं, यह बात कहता है अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है? यह बात करता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, सब के सब कानून के सामने एक जैसे हैं। कोई भी व्यक्ति ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। दूसरा अनुच्छेद 15, ये अनुच्छेद किस में वर्णित है? 14 में। और ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेदों के हिसाब से लिखना। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है? कौन सी बात है अनुच्छेद 15 में? कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, गोत्र, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग व वंश के आधार पर भेदभाव से संरक्षण। यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति उससे भेदभाव नहीं करेगा, उसके विरुद्ध आपको संरक्षित किया जाएगा। और क्या देता है? तीसरा, अच्छा, इससे एक बात समझ में आती है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है, और इस हिसाब से एक हिंदू व्यक्ति अगर एक मुस्लिम से भेदभाव करेगा तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये बोलेगा कि आप इसके काबिल नहीं हो, आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। और हमारे प्रत्येक सिटीजन का ये अधिकार प्राप्त है कि वह भेदभाव रहित जीवन व्यतीत यहाँ पे कर सके। और इसी अनुसार आप लोग ये बात भी कह सकते हो कि इस अनुच्छेद ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दे दिया है। तो भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहीं पे एक शब्द और लिख लेना, भारत कैसा राज्य है? भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। और ये बात बाद में एक पंथ निरपेक्ष करके शब्द जोड़ा गया था। पहले एक जोड़ने का मतलब यह है कि यह बात पहले प्रियम्बल में नहीं थी। प्रियम्बल बोले तो प्रस्तावना में ये बात पहले से उल्लेखित नहीं थी, बाद में संविधान में संशोधन करके ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसको किस में जोड़ दिया गया? प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। तो जन्मस्थान, धर्म, जाति, लिंग व वंश के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। उससे आपको क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। इसके अनुसार अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि जितने भी व्यक्ति होंगे सबको समान तरीके से रोजगार मिलेगा। तो अनुच्छेद 16 में किसके प्रति समानता की बात की गई है? अवसर के प्रति, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं सबको समान रूप से रोजगार मिलेगा। तो क्या लिख सकते हो? यह बात करता है किसका? अवसर की समानता।
यहाँ पे सभी के सभी लोग बराबर नौकरी के हिस्सेदार होंगे। इसमें बाद में कुछ संविधान में संशोधन करके ये बात भी डाल दी गई थी कि जो अल्पसंख्यक होंगे उनको सरकार अलग तरीके से रोजगार में कुछ आरक्षण देगी, ये बात इसमें लागू की गई थी। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 बात करता है कि सभी लोग अवसर में एक जैसे होंगे, नौकरियों में सबको बराबर प्रधानता दी जाएगी, कुछ विशेष वर्ग को छोड़ करके। और बात क्या कही गई 17 नंबर अनुच्छेद में कि छुआछूत, संविधान में ये बात नहीं लिखा गया है, उसमें अस्पृश्यता लिखा गया है। इसको आप सीधा क्या समझना? छुआछूत। छुआछूत समझते हो ना कि ये छू लिया तो आज के बाद हम अशुद्ध हो गए, अब हमको गंगा स्नान कराया जाए तभी हम जाकर शुद्ध होंगे। ये अशुद्धि वाली बात ये बोलता है। यानी कि आप छुआछूत किसी के साथ नहीं कर सकते। छुआछूत का मतलब एक खेल नहीं तुम लोगों का कि छू 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 करता चला जाए, ये खेल नहीं। छुआछूत का मतलब कि एक दूसरे को छूने के बाद ये बोलो कि यह व्यक्ति अशुद्ध है, मेरा जिंदगा नहीं, मेरी जिंदगी समाप्त हो गई। तुम लोग हंस लिए, चलो कोई बात नहीं। अनुच्छेद 18 देखते हैं। अनुच्छेद 18 में कौन सी बात बोली गई है? कोई व्यक्ति है जो बता सके अनुच्छेद 18 की बात? जो ब्रिटिश सरकार के दौरान राजा महाराजा धीराज वगैरह थे, उन लोगों ने ढेर सारी बातें बता रखी थी। तो संसद जो उस समय संविधान बनाने काम कर रही थी, संविधान सभा, उसने बोला कि आज के बाद में कोई भी व्यक्ति महाराजा धीराज लेकर के पैदा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है? उपाधियों का अंत। अब सोचो कि जो ये कुछ लोग होते हैं जो पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टर की उपाधि ले लेते हैं, तो ये उपाधि उसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है, वो पढ़ाई करके वो अर्जित कर सकता है। जो जन्मजात उपाधियां मिली हुई थी उन सारी उपाधियों को क्या किया गया? समाप्त किया गया। तुम लोग भी सपना देखो कभी कुछ बनने की, कुछ करने की, और अपने आगे डमया कर डा और जीरो ऊपर चंद्र लगाने का सपना देखो, यानी कि डॉक्टर की उपाधि लेने का तुम लोग भी हैसियत रखो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है? आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल में ये करो कि इसको पढ़ो। समता या फिर समानता का अधिकार का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को बराबर होने का जो अधिकार है उसको क्या बोलते हैं? तो यहां पे इसका एक सीधा सा अर्थ लिख सकते हो, सभी नागरिकों को समान रखने का अधिकार। इसमें यही बातें कही गई है। कौन सी बात कही गई है? सभी नागरिकों को समान रखने की बात की गई है। किस अधिकार में? समता के अधिकार में। और 5 अनुच्छेदों का वर्णन है इसमें। 14 नंबर का अनुच्छेद क्या बोलता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि या कानून के सामने सबके सब कैसे होंगे? बराबर होंगे। कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं होगा। दूसरा बात है अनुच्छेद 15 का, तो उसमें बोला गया है कि जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग व वंश के आधार पर आप किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करोगे। यदि यह करते हुए पकड़े गए तो आपको जेल या फिर अन्य सजाएं हो सकती हैं। इसके बाद बोला गया है कि अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को, अनुच्छेद 16 यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की नौकरियों में समान तरीके से अवसर दिया जाएगा। आप उस पद के काबिल हो तो अप्लाई करके नौकरी पा सकते हो। अनुच्छेद नंबर 17 कहता है कि आप छुआछूत नहीं कर सकते, सभी लोगों को समाज में सही तरीके से रहने का अधिकार है। और अनुच्छेद 18 कहता है कि कुछ व्यक्तियों को लगता है कि उसको महाराजा की उपाधि मिली हुई है या फिर उस उपाधि के कारण वह व्यक्ति उससे छोटा हो जा रहा है, तो सरकार ने कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में ये काम कर दिया कि उपाधियों का क्या हो गया, वहां से अंत हो गया। क्या ये समता वाला जितना अधिकार है समझ में आ गया? इसके बाद कौन सा अधिकार है? इसके बाद अधिकार आता है दूसरा। ये फर्स्ट अधिकार था ना, सेकंड वाला अधिकार क्या है? दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता
का अधिकार। बहुत ही जबरदस्त अधिकार है यह इस बात का अधिकार देता है कि तुम लोग किसी की पिटाई कर सको। ऐसा है क्या? नहीं, आप किसी की पिटाई नहीं कर सकते। स्वतंत्रता अधिकार का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ बाउंडेशन से अलग होकर के अपना विकास कर सके, और जब अपना विकास करेगा तो उसके साथ में किसका विकास होगा? देश का विकास होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार देने के क्या उद्देश्य थे? कि व्यक्ति अपना विकास अच्छे से कर सके, ठीक है। और वह विकास जब करेगा तो साथ में कौन विकास कर जाएगा? देश भी विकास कर जाएगा। तो इस अधिकार का मतलब क्या था देने का? क्या लिखेंगे इसके लिए? स्वतंत्र होकर अपना विकास करने का अधिकार। इसमें इसी बात को लेकर के ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक पढ़ा था आपने? यह 14 से किससे तक था? 18 तक था, ये था ना। और ये आप कहाँ से कहाँ पढ़ोगे? ये 19 से लेकर के आप कहाँ तक पढ़ोगे? 22, 12 हो गया, 22 तक। और इन चारों अनुच्छेदों में हम अलग अलग तरीके से अन्य ढेर सारी बातों को जानेंगे। तो अनुच्छेद 19 का स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 आपको ढेर सारे प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 में क्या चीज़ है? तो अनुच्छेद 19 में लगभग 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहला बोला गया है कि व्यक्ति अपने बात को रखने के लिए, अपने भाषण को देने के लिए, अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किस भाग में वर्णित है? पहले भाग, यानी पहला पार्ट है भाग 19 का, अनुच्छेद 19 का ये पहला पार्ट है, जिसमें ये बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बातों को रखने के लिए, अपने भाषण को देने के लिए, अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है। पहला कौन सा? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दूसरी स्वतंत्रता कौन सी है? दूसरी स्वतंत्रता है कि आप कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हो, कहीं पर भी खड़े हो सकते हो, जमा हो सकते हो। यानी कि आप एक जगह पे आराम से शांतिपूर्ण ढंग तरीके से सभा कर सकते हो। तो क्या लिख सकें यहाँ पे? शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की स्वतंत्रता। यानी कि आप किसी भी जगह पे इकट्ठे हो जाओ और अपनी बातों को आसपास में शेयर कर सकते हो। इस चीज़ की स्वतंत्रता आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये किस भाग में उल्लेखित है? 19 नंबर के अनुच्छेद में। अनुच्छेद 19 में भी और बातें लिखी गई हैं। अगली बात कौन सी लिखी गई है? अगली बात ये लिखी गई कि आप किसी भी संगठन को बना सकते हो, किसी संस्था की स्थापना आप कर सकते हो। ध्यान देना कि इकट्ठे होने की बात में ये आती है कि आप हथियार लेकर इकट्ठे नहीं होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होने का मतलब है कि आप कभी किसी तरीके का कुछ ऐसा औजार लेकर इकट्ठे ना हो जिससे कि ये लगे कि आप देश के प्रति विद्रोह करने जा रहे हो या कुछ खराब बातें करने जा रहे हो। क्लियर है इतना? अगला क्या बोला गया है? अगला बोला गया है कि आप संस्था या संगठन बना सकते हो। जैसे कि आप चाहो कोई समूह बनाना,
तो आप समूह बना सकते हो, आप किसी संगठन का निर्माण कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप संगठन बनाओ लेकिन वो संगठन किसी को खराब या फिर क्षति न पहुंचाए, किसी को प्रॉब्लम न करे, आप वो संगठन बना सकते हो। इसके बाद में कौन सी बात लिखी गई? अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि आप भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हो। भारत में कहीं पर भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता है, आवागमन की स्वतंत्रता। क्या लिख सकते हो इसमें? आवागमन। आवागमन में भारत में कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी आप आवागमन कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, चाहे जहां जाओ, जिस तरीके से जाना चाहो जाओ, बस हाँ कुछ अवैध काम करते हुए न जाओ, जिसकी वजह से सामने की पुलिस आपको रोक करके बोले कि भाई बस कर चल, रास्ते में आपका एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है, मैं उसमें जाकर आराम करो, ऐसा काम वो करवा सकता है आपसे। और आप भारत में कहीं पर भी जाने के बाद वहां पर बसने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हो, वहां पे रहने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो सकती है। तो क्या लिख सकते हो यहां पे? भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। अब आप ये मत समझना कि किसी दूसरे की जमीन में जाकर बसोगे आप, ऐसा संभव नहीं है। आप किसी जमीन में जो आपकी हो वहीं पर बस सकते हो, दूसरे की ज़मीन में बसना संभव नहीं है। तो ज़मीन खरीद कर बसने की स्वतंत्रता आपको देता है। लेकिन एक बात और भी अच्छे से ध्यान देना, इस बारे में आवागमन हो गया या फिर ये बसने की बात हो गई, तो इसमें 370 जब तक लागू था तब तक से कश्मीर में ये बात लागू नहीं थी। अब वहाँ पे जब यूनियन टेरिटरी बन गया है तो ये बात लागू हो गई है। कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में जब ये पूरा निर्माण हुआ तो 370 लागू था। 370 लागू होने का मतलब ये था कि वह एक विशेष राज्य को दर्जा देता है जो जम्मू और कश्मीर था। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य था जिसके अंदर आप बसने की अनुमति वहाँ के संसद से लेकर ही कर सकते थे, ये जल्दी संभव नहीं था। लेकिन जैसे 370 हटा, 370 हटा कब था? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, 370 कब हटा था? 15 अगस्त को बनाना आप लोग की मूर्खता है। 31 अक्टूबर 2019, याद रखोगे ये बात। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा करके वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई। बात क्लियर रहेगी क्या? नोट कर लेना कहीं पे। तो कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता आपको देता है, कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है आपको। कहीं भी का मतलब कि सीधा किसकी बात कर रहा है? भारत की। व्यापार करने की स्वतंत्रता यह आपको प्राप्त होगी। स्वतंत्रता ये आपको प्राप्त होगी। आप अवैध व्यापार नहीं करोगे, बाकी सारे काम आप कर सकते हो। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई क्या? अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। कौन कौन सा? आप अपने बातों को व्यक्त कर सकते हो, भाषण दे सकते हो, अपने विचारों को रख सकते हो। सेकंड बोला गया है कि आप शांतिपूर्ण से कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हो। इसके बाद बोला गया है कि आप किसी संगठन का निर्माण कर सकते हो, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हो। ध्यान देना कि भाषण बनाना, संगठन, ये किसी प्रकार से देश के हित के विरुद्ध न हो। अगली बात कही गई है कि आवागमन की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, भारत में कहीं पर भी आप घूम फिर सकते हो। लेकिन ये बात भी कहीं कहीं पर लागू नहीं होती, जो कि विशेष एरियाज हो। जैसे कि आप घूमने पहुंच गए, एक सैनिक अड्डा हुआ है और खुफिया विभाग है, वहाँ पर घुस गए, बोला कि हम जाएंगे इसमें, तो फिर उसके विरुद्ध आपकी कार्रवाई हो सकती है। भारत में कहीं बस सकते हो आप, बस याद रखना कि जब तक वो बात लागू थी। ये लिख सकते हो, ये जो 2-3 बातें हैं खास करके बसने वाली बात, वह 31 अक्टूबर कब? 2019 से पहले जम्मू व कश्मीर में
नहीं था, यानी कि वह विशेष दर्जा था उस राज्य का। और जब ये अनुच्छेद 370 हटा तब जाकर के वहाँ पे ये बात लग गई। तो ये क्यों था ऐसा, ये बात ऐसा क्यों था वहाँ पे, इसका रीजन क्या था? धारा या फिर अनुच्छेद कौन सा 370, याद रहेगा क्या? इसके कारण, ठीक, अनुच्छेद 370 के कारण उस टाइम पे इस राज्य के अंदर आप बसने की कोई भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किए थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? अब 19 के बाद जो अनुच्छेद 20 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में वो बातें कही गई हैं जो कि किसी न्याय के लिए होती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह कर दिया है तो गुनाह करने के बाद में उसके दोष पूर्ण सिद्ध जब तक ना हो जाए कि उसने दोष किया है, दोष सिद्ध जब तक ना हो जाए, उसके संबंध में आपको क्या क्या संरक्षण प्राप्त हैं वही बातें यहाँ पे बताई गई है। तो क्या लिख सकते हो? अपराध के दोष सिद्धि, दोष सिद्धि का मतलब समझते हो ना तुम लोग? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संरक्षण क्या क्या मिलता है? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण मिलने वाला है। और कौन कौन सा संरक्षण मिलेगा ये देख लेते हैं हम। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने कोई भी अपराध किया तो उसके संबंध में क्या क्या कानून होगा। तो इसमें 3 बातें लिखी गई हैं। न्याय को लेकर कितनी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं? 3 बातें। पहली बात कौन सी लिखी गई है? पहली बात ये लिखी गई है कि जिस टाइम पे व्यक्ति ने अपराध किया है, व्यक्ति को उसी टाइम के अनुसार क्या मिलेगी? सजा। अगर संविधान में उस गुनाह की सजा उस टाइम पर ये चीज़ वर्णित थी वहाँ पे, तो उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। किसी अगर कारणवश दूसरे टाइम में अगर सजा चेंज हो गई बाद में कि हाँ अब इस अपराध के लिए दूसरी सजा होगी, तो उस दूसरे सजा से आपको कोई मतलब नहीं है। यानी कि जिस टाइम पे आप कानून के विरुद्ध अपराध किए हो उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे आप? अपराध के समय लागू कानून के अनुसार सजा का प्रावधान। यानी कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस व्यक्ति को उसी समय के अनुसार, जिस टाइम पे उसने अपराध किया है उसी टाइम के अनुसार उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। और कौन सी बात इसमें कही गई है? दूसरी बात ये कही गई है अनुच्छेद 20 में कि जो व्यक्ति अपराध कर चुका है, जब तक आप दोष सिद्ध कर नहीं देते उसके ऊपर, तब तक से आपके पास अधिकार नहीं है कि उससे ज़बरदस्ती आप उसी के खिलाफ बुलवाओ। अब बोलो कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो कि तुमने ये जुर्म किया है। जैसे कुछ कुछ मूवी में आप देखते हो कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ज़बरदस्ती उसको पीटा जाता है और पीट करके ये बोला जाता है कि बोलो तुमने ये जुर्म किया है, इस पर साइन करो तुम। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये चीज़ आप करवा नहीं सकते, यानी कि आप ज़बरदस्ती दोष सिद्ध नहीं करवा सकते उस व्यक्ति से जिसने अपराध किया है। तो दूसरा क्या है, इसमें आपको राइट्स मिलता है, अपराधी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने को, अपराधी को आप स्वयं के खिलाफ गवाही देने को बाध्य नहीं कर सकते। किया जा सकता। ये बात समझ में आ रही क्या? अगर आप चाहो कि किसी को गिरफ्तार किया है हमने और हम उससे ज़बरदस्ती बुलवा लें कि भाई तुमने ये गुनाह किया है, तो ये एक्ट आपको सुरक्षा देता है उसके खिलाफ। क्या बात समझ में आ रही है?
इसके बाद में एक बात और आती है इस अपराधी व्यक्ति को संरक्षित करने का, और वो कौन सी बात होती है कि उसको एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। यानी कि एक अपराध की सजा एक से अधिक नहीं हो सकती, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि व्यक्ति ने जब एक अपराध किया है तो उसको एक ही अपराध की सजा मिलेगी, एक से अधिक अपराधों की सजा उसको नहीं दी जाएगी। और इस केस को मैंने आपको समझाया था राजीव गांधी को केस को लेकर के, कि राजीव गांधी जी की हत्या करने वाले व्यक्तियों ने सरकार के खिलाफ केस किया कि उनको एक ही काम के लिए यानी एक ही दोष के लिए 2-2 बार सजा दी गई है। सजा ये थी कि उन व्यक्तियों को 20 साल तक जेल में रखने के बाद उनको फांसी दिया जाने वाला था। तो मद्रास हाईकोर्ट ने उनको ये कहते हुए बरी कर दिया कि आपने इस व्यक्ति को पहले 20 साल तक सजा दी है, उसके बाद में इस व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना भी दी गई है और उसके बाद आप उसको फांसी देने जा रहे हो, अतः यह व्यक्ति इस नियम के अनुसार बरी होगा। आप एक व्यक्ति को एक से अधिक सजा नहीं दे सकते सिर्फ एक अपराध के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, लॉयर बनने का मतलब कि ये सारी बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। आपको ये नहीं पता होगा कि आपका घर जिस जगह पे हो इस जगह से कितना दूर है, लेकिन आपको ये बात जरूर पता होगा कि संविधान में कौन सी बात कहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि एक एक बात को लेकर के वहाँ पे आपको मुद्दा बनाना पड़ता है। सोचो कि उन व्यक्तियों ने कितना चक्कर काटा होगा कि हत्या करने के बावजूद वो लोग छूट गए। ये थोड़ा हमारे यहाँ का जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी वजह से ऐसा संभव हो पाया। न्यायिक व्यवस्था का मतलब ये कि जिस व्यक्ति ने इतना संगीन जुर्म किया उस व्यक्ति को उसी टाइम पे सुनवाई करके सजा दे देनी चाहिए। करोड़ों करोड़ों केस हमारे संविधान क्या बोले, हमारे न्यायालय में जो है वो पेंडिंग है अभी भी, कि उसकी कार्रवाई कभी ना कभी होगी। वो कब होगी ये पता नहीं है, क्योंकि जज गिने चुने हैं, कोर्ट गिने चुने हैं, लेकिन केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि बाबा रामदेव को पुलिस ने पीटा तो वो जाकर केस कर दिया कि हमको पीटा गया है, मेरी नींद भंग की गई है। तो ऐसे ऐसे केस ढेर सारे पड़े हुए हैं, समझ सकते हो इस बात को लेकर के। और जहाँ तक कि सरकार अपील करती है कि जो छोटी छोटी बातें हों उसको लेकर के आप कोर्ट में न जाओ। जैसे कि बगल में एक पानी मोड़ने का मामला था कि रात को किसी किसान ने अपने खेत में पानी लगाया, दूसरा व्यक्ति गया उसको मोड़ लिया, फिर गया आप FIR कर दिया। उसको आपस में बैठ के भी सुलझा सकते हो उस चीज़ को। अगर आपस में सुलझ सके तो बात बढ़िया है। एक कहावत कही गई है समाज में कि पुलिस की ना तो दोस्ती सही ना ही दुश्मनी सही, जितना दूर आप रह सको उतना दूर रहो। और भगवान ने करे किसी को अस्पताल और पुलिस थाना दोनों जगह जाने की नौबत आए, दोनों जगह ये पता चलता है कौन हमारा फ्रेंड है। जब आपका फ्रेंड ठीक ही ठाक होगा तो ये नौबत ही नहीं आएगी वहाँ तक जाने की। देखिए इधर अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। 20 हो गया ना, अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में कौन सी बात लिखी गई है? अनुच्छेद 21 में ये बात लिखी गई है कि आपको जीने का पूरा अधिकार है। जीने का अधिकार का मतलब कि आपको पूरा अपने दैहिक स्वतंत्रता है, अपने प्राण को आप बचा सकते हो, इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो इसमें 21 में बात की गई है दैहिक स्वतंत्रता की, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब आपको जीने का अधिकार है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीने का अधिकार। आपको जीने का अधिकार प्राप्त है। जीने का अधिकार का मतलब कि आपको रहने के लिए स्वच्छ वायु चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, यानी कुल मिलाकर एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए आपको जीने के लिए। और यह आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। आप सरकार से इतनी उपेक्षा करते हो कि आपको ये सारे राइट्स मिले।
लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको मरने का अधिकार नहीं देता। क्यों नहीं देता मरने का अधिकार? क्योंकि हमारे यहाँ जीने को सबसे बड़ी बात कही जाती है। आप मरते हुए या सुसाइड करते हुए पकड़ा गया तो आपको सजा हो सकती है। और 21 में ही एक बात और कही गई है। 21 में ही एक अनुच्छेद है 21A नाम का। कौन सा है? 21A नाम का। इसको 2002 में जोड़ा गया था। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है उसके अनुसार इसको जोड़ा गया था। इसमें यह बात लिखी गई है कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक, कितने साल तक? 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को, ठीक है, आप निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराओगे। ये बात लिखी गई है। कब? 2002 में। यानी कि 6 से कितने तक? 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को किस चीज का अधिकार? शिक्षा का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? शिक्षा का अधिकार। ये बात भी लिखी गई है। और इसको जोड़ा कब गया था? इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन। और ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। ये बात याद रखना। संविधान संशोधन क्या होता है ये बात बताया ना, कि अगर संविधान की कुछ बातें ऐसी हों जिसके लिए उसमें कुछ कानून जोड़ना जरूरी हो तो कानून बनाकर उसको शामिल करना ही क्या कहलाता है? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन किस नियम के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 368। क्या नाम लिखोगे? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 22। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 22, जो किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कौन सी है? ये तो चल ही नहीं रहा जी। हैं? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं ये जान लीजिए। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी को लेकर संरक्षण वाले कानून हैं। इसमें क्या है? गिरफ्तारी से संबंधित स्वतंत्रता के अधिकार। किन किन बातों को लेकर के आपको स्वतंत्रता यहाँ पर मिलेगी गिरफ्तारी वाली बात को लेकर के? तो 3 बातें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। आप व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए तो गिरफ्तार करने के बाद आपको ये बात उसको बतानी पड़ेगी आपको किसके लिए गिरफ्तार किया गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो पहली बात इसमें ये है कि गिरफ्तारी के बाद उस व्यक्ति को अपराध की जानकारी लेने का अधिकार है। किस बात के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है ये जानने का उसको अधिकार पूरे तरीके से है। दूसरा क्या है? जैसे कि आप मान लो कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार करने के बाद जब वो हथकड़ी लटका के आपको लेके जाएगा तो आप उससे पूछ सकते हो क्या चीज, कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, मैंने कौन सा दोष किया है। बात समझ में आ रही है क्या? दूसरा चीज कि अगर आपको गिरफ्तार करके ले जाया गया तो आपको लगभग कितने टाइम के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका जो आपके पास में हो, मजिस्ट्रेट के पास आपको क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? तो समझो
गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थिति, उसके सामने आपको पेश किया जाएगा। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। लेकिन मैंने बताया था किसी विशेष कंडीशन में ये रूल लागू नहीं होंगे। जैसे कि आप टेररिस्ट हो, आपने कोई संगीन जुर्म किया है, तो उस हिसाब से आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। और इसमें ध्यान देना, 24 घंटे के अंदर का मतलब ये नहीं होगा कि व्यक्ति को यहाँ से इलाहाबाद ले जाना है तो उसमें 3 घंटे गुजर गए तो 3 घंटे काउंट नहीं होंगे। बात याद रखना। कौन सी बात? कि यात्रा में जो समय लगेगा उस समय को काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है क्या इतना? इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो पुलिस होगी आपको प्रताड़ित करने के बहाने गाड़ी में ही लेकर घूमते रहे 24 घंटे और उसके बाद 24 घंटे ले जाकर आपको वहाँ पे पहुँचाए। बात समझ में आ रही है क्या? संविधान में एक बात लिखी गई है। कौन सी बात लिखी गई है? कि 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होगे, लेकिन इसमें यात्रा का समय इंक्लूड नहीं है। अगला क्या लिखा गया है? कि आप जैसे ही गिरफ्तार हुए तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले सकते हो जो आपका लॉयर हो। मतलब कि गिरफ्तारी या फिर अपने दोस्त के प्रति जो भी कानूनी सलाहकार आपने नियुक्त किया होगा, पहले से आप इसको भी जानते होगे, आप उससे सलाह ले सकते हो। ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं? कानूनी सलाह लेने का अधिकार है या फिर स्वतंत्रता है। ठीक है? और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो? वकील करने का। सलाह लेने का मतलब सलाह किससे लोगे? जो लॉ को जानता हो, और लॉ को जानने वाला क्या कहलाता है? वकील या लॉयर ही कहलाता है। क्या लिख सकते हो? अपना वकील रखने स्वतंत्रता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बारे में कौन कौन सी बातों को बताया गया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 और 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 19 में लगभग 6 बातों का जिक्र किया गया है और उसके बाद अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 19 में पहली बात बोले गया, आप अपने भाषण को दे सकते हो, अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। और उसी में दूसरी बात लिखी गई है कि आप बिना शस्त्र का एक शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी सभा कर सकते हो। अगली बात क्या बोली गई है? कि संस्था या संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी आपको, आप एक समूह बना सकते हो। और बोला गया है भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हो, कहीं पर भी बच सकते हो और कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। और वो कब तक छोड़ा गया उसको? 31 अक्टूबर 2019 तक, जब तक कि धारा 370 लागू थी। धारा 370 कौन सी बात बतलाती थी? कि उसको विशेष राज्य का दर्जा है, वहाँ पे अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है? अनुच्छेद 20 क्या करता है? अपराध के दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है आपको। क्या क्या बोल रहा है? कि अपराध करते समय जो कानून लागू होगा आपको उसी के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। दूसरा कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो जबरदस्ती आपसे उगलवाया नहीं जाएगा, ये कहा नहीं जाएगा आप इस चीज़ को किए हो, जबरदस्ती गवाही नहीं दिलाई जा सकती उस व्यक्ति को। और कहा गया है कि जिस अपराध को आपने किया है आप उसी का सजा भोगोगे, उसके लिए एक से अधिक सजा का प्रावधान नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई इतनी? उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि अनुच्छेद 21 आपको जीने का अधिकार देता है, आपको दैहिक स्वतंत्रता देता है। आप जीने के पूरे तरीके से काबिल हो, आप जी सकते हो अच्छे से, उसके लिए अच्छी वायु चाहिए, अच्छा जगह चाहिए, अच्छा सा व्यवस्था चाहिए। और इसका आप उपेक्षा करते हो, उपेक्षा नहीं, किससे? भारतीय सरकार से, भारतीय राज्य से आप करते हो। और इसी में एक 86वां संविधान संशोधन करके 21A नाम का एक एक्ट जोड़ा गया और उसमें ये लिखा गया कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद आप देखते हो कि अनुच्छेद 22 कौन सी स्वतंत्रता की बात करता है? अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है तो गिरफ्तारी के संबंध में उसको किस किस बात की स्वतंत्रता होगी?
तो उसको स्वतंत्रता होगी, गिरफ्तारी के बाद उसको तुरंत बताया जाए कि उसको किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद कौन सी बात कही गई उसको, उसके बाद ये बोला गया कि 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ पर पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और आपको पेश नहीं किया जाता तो आप भारतीय सरकार के ऊपर केस कर सकते हो इस बात को लेकर के कि उसको 24 घंटे से अधिक टाइम तक बिना मजिस्ट्रेट के परमिट के वहाँ पे आपको बंदी बना करके रखा गया। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? और इसके बाद में कानूनी सलाह लेने की स्वतंत्रता भी होगी वकील से आपको।